डायोड साइंस अकेडमी मांगरोल के इस वीडियो में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। इससे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी वालों का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के संदर्भ में। और आज हम बॉटनी को स्टार्ट करने वाले हैं। हमें पता है कि बॉटनी में 3 बुक्स या 3 पेपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बुक नंबर फर्स्ट यानी कि पेपर फर्स्ट को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पेपर फर्स्ट की स्टार्टिंग करने वाले हैं। आपको नाम याद होगा ही, जो बुक नंबर हमारी बॉटनी की जो बुक नंबर फर्स्ट है या जिसे हम बोल देंगे पेपर जो फर्स्ट है बॉटनी का, उसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स। ये हमारी फर्स्ट बुक का नाम है, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स। ये पहली बुक है बॉटनी की। इस वीडियो से ही हम बॉटनी को स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी बुक के जो वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है, बुक फर्स्ट है, इसमें हमें पता है, मैंने बताया था कि जो हमारी जो जितनी भी बुक्स होती हैं वो 5 यूनिटों में डिवाइड होती है। तो थोड़ा सा इस बुक फर्स्ट जो जिसका नाम डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स है, जिसके अंदर हम थैलोफाइटा को पढ़ेंगे। इसके अंदर जो 5 यूनिट्स हमारे जो चलती है उसका हम समराइजेशन कर लेते हैं, संक्षिप्त में उनको समझ लेते हैं कि प्रत्येक यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। जो 5 यूनिट है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स चलते हैं। तो यहाँ पर जब मैं बात करूँ कि यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर वायरस और बैक्टीरिया, इसके बारे में स्टडी करनी है। वायरस और बैक्टीरिया यूनिट फर्स्ट का नाम है। इसी के अंदर हमें वायरस को भी पढ़ना है, जैसा कि बैक्टीरिया इस टॉपिक का या यूनिट का नाम है। बैक्टीरिया भी पढ़ना है, वायरस बैक्टीरिया पढ़ना है। इसमें माइकोप्लाज्मा भी हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ ही हमें इसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस को भी पढ़ना है। बैक्टीरियोफेज वायरस को भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। और इसके साथ साथ ही साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, यानी कि नील हरित शैवालें जो होती है, उनको भी हमें यहाँ पढ़ना है। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम शॉर्ट में BGA ब्लू ग्रीन एल्गा या नील हरित शैवाल भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया है वो यहाँ पर हमें 2 साइनोबैक्टीरिया या 2 जीनस की स्टडी करनी है, 2 वंशों की स्टडी करनी है। नोस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। और एक है ओसिलेटोरिया, इस BGA का हमें अध्ययन करना है। तो यूनिट जो फर्स्ट है वायरस और बैक्टीरिया, इसका नाम है, जिसके अंतर्गत वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज, साइनोबैक्टीरिया, जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमें नोस्टॉक और ओसिलेटोरिया 2 प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गा का अध्ययन करना है। यूनिट सेकेंड की हम बात कर लेते हैं। यूनिट सेकेंड के अंदर हमें एल्गा को पढ़ना है, यानी कि शैवालों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है बेटा? शैवालों को हमें पढ़ना है। और यहाँ पर शैवालों का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे और वर्ग क्लोरोफाइसी, यानी कि जो हरित शैवाल होते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर क्लास यानी कि वर्ग क्लोरोफाइसी की शैवालों की स्टडी की जाएगी। और वर्ग क्लोरोफाइसी या हरित शैवाल जो यहाँ पर अपन स्टडी करने वाले हैं, 4 प्रकार की शैवालों की स्टडी करने वाले हैं इस यूनिट सेकंड के अंदर। ठीक है, तो पहली जो शैवाल है वो है बेटा वोल्वोक्स की स्टडी करेंगे। दूसरी जो शैवाल है वो है उडोगोनियम पढ़ना है। तीसरी जो शैवाल है हरित शैवाल वो है बेटा कोलियोकीट, इसको पढ़ना है। कोलियोकीट को पढ़ना है। इसके बाद जो चौथी जो हरित शैवाल है हमारे पास वो है कारा को हमें पढ़ना है। यानी कि 4 शैवालों की स्टडी हमें यहाँ पर करनी है। इनकी बाह्य संरचना को कैसी होती है, आंतरिक संरचना कैसी होती है, जन्म किस प्रकार से करते हैं और जीवन चक्र इनका क्या होता है। तो प्रत्येक की संरचना, जैसे कि वोल्वोक्स की बात करें, उडोगोनियम, कोलियोकीट और कारा, इनमें से प्रत्येक की हमें संरचना पढ़नी है।
इसकी बाह्य आकारिकी, आंतरिक आकारिकी, साथ में जनन, इसको रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है और इसकी लाइफ साइकिल भी हमें पढ़नी है प्रत्येक की। तो ये यूनिट सेकंड हमारी हो जाती है। यूनिट थर्ड की हम बात कर लेते हैं। तो यूनिट थर्ड के अंदर भी हमें एल्गिया ही पढ़ना है, यानी कि शैवालों के बारे में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर 3 क्लास के शैवालों को हमें पढ़ना है। 3 प्रकार की क्लास की जो शैवाल होती है, तो वर्ग जेंटोफाइसी की शैवाल पढ़नी है। वर्ग जेंटोफाइसी की शैवाल पढ़नी है। जेंटोफाइसी का मतलब होता है जो पीले हरे शैवाल होते हैं, उनको यहाँ पर पढ़ना है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इसका एक जीनस है वाउचेरिया। वाउचेरिया को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वाउचेरिया जीनस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी प्रकार से दूसरी क्लास हम इस यूनिट के अंदर ही दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं, फियोफाइसी वर्ग की शैवाल। फियोफाइसी वर्ग की शैवाल हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और इसके अंदर 2 प्रकार की शैवाल है, वर्ग फियोफाइसी, और ये भूरे रंग की शैवाल होती है। भूरे रंग की शैवाल होती है, कौन से कलर की? ब्राउन कलर की शैवाल होती है। फियोफाइसी के अंदर हम सार्गेसम को पढ़ेंगे। सार्गेसम को पढ़ने वाले हैं हम। और इसके अलावा एक्टोकार्पस शैवाल को पढ़ेंगे। सार्गेसम के साथ साथ एक्टोकार्पस शैवाल को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद है क्लास रोडोफाइसी, यानी कि लाल शैवालें यहाँ पर आती है। रोडोफाइसी वर्ग की शैवाल को पढ़ना है। और यहाँ पर एक जीनस का ही अध्ययन करना है। यहाँ पर पॉलीसाइफोनिया एक जीनस है, पॉलीसाइफोनिया, इसकी स्टडी हमें करनी है। तो यहाँ पर भी वैसे ही जैसे वायुचेरिया अपन पढ़ने हैं, तो बाह्य आकारिकी, आंतरिक आकारिकी, जनन किस प्रकार से होता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, जीवन चक्र क्या है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर भी 4 प्रकार की शैवालें अपन को यूनिट थर्ड के अंदर पढ़नी है। इसके बाद अपन बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। मैं समराइजेशन कर रहा हूँ बुक फर्स्ट का, जो बोटनी की बुक फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी वालों की, उसका समराइजेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये चौथा यूनिट है। चौथी यूनिट में अपन को फंजाई पढ़ना है, यानी कि फंगस के बारे में, कवकों के बारे में हमें पढ़ना है। कवकों के जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन इस यूनिट में पढ़ना है अपन को। इसके बाद 10 प्रकार की फंगस को हमें यहाँ पर स्टडी करना होता है। 10 प्रकार की जो फंगस होती है, 10 टाइप फंगस, वो यहाँ पर अपन को स्टडी करना। तो फंगस में भी वही उनकी आकारिकी, उनके कैरेक्टर्स, वो जनन किस प्रकार से करते हैं, उनका जीवन व्रत यानी कि लाइफ साइकिल क्या होती है। तो 10 प्रकार की फंगस की स्टडी अपन यूनिट 4 में करने वाले हैं। इसके बाद आती है बेटा यूनिट 5, लास्ट यूनिट है अपन की यूनिट 5। और यूनिट 5 के अंदर अपन प्लांट डिजीज़ की बात करेंगे। प्लांट डिजीज़, पादप रोगों की बात करेंगे। प्लांट डिजीज़ की हम बात करेंगे, पादप रोगों की बात करने वाले हैं यूनिट 5 के अंदर। ये लास्ट यूनिट है। अब देखो बेटा, अपन ने यहाँ पर वायरस पढ़ा, बैक्टीरिया पढ़ लिया, यहाँ पर अपन ने फंजाई पढ़ लिया, एल्गा वगैरह पढ़ लिया। तो इनके द्वारा जो रोग होते हैं उनकी स्टडी अपन यहाँ पर करने वाले हैं। अब एल्गा के द्वारा भी बेटा और रोग होता है, जबकि एल्गा यानी कि जो शैवाल होती है स्वपोषी होती है का मतलब ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है। फिर भी कुछ शैवालें ऐसी होती है जो कि दूसरे पादपों पर परजीवी के रूप में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन आया है लैब असिस्टेंट के अंदर, राजस्थान में जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन था। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने भी माइनर जो क्वेश्चन होते हैं, जो 10 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए के अंदर, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा था कि चाय का रेड रस्ट रोग किसके वजह से होता है, कौन उसका रोग जनक है, किसकी वजह से होता है। तो वहाँ पर शैवाल के कारण से वो रोग होता है। और एक शैवाल का वो नाम भी बता देते हैं अपन, सिफेल्यूरोस, ये शैवाल का नाम है बेटा, सिफेल्यूरोस वायरिसेंस। ये परजीवी शैवाल है बेटा, परजीवी। ये कौन सी शैवाल है? परजीवी है। दूसरे पादपों पर पैरासाइटिक के रूप में रहती है, उस पादप को नुकसान पहुंचाती है। और कौन कौन से पादपों को नुकसान पहुंचाती है? ये चाय के पादप को नुकसान पहुंचाती है,
कॉफ़ी के पादप को नुकसान पहुंचाती है और इसके साथ साथ काली मिर्च का जो पादप होता है उसको भी ये नुकसान पहुंचाती है। इसके जो करेक्टर्स होते हैं, इस जो रोग होता है, रोग का जो नाम है वो बेटा रेड रस्ट है, लाल धब्बा वाला रोग है, रेड रस्ट है, लाल धब्बा रोग है बेटा, लाल धब्बा रोग होता है। और इसके जो करेक्टर्स हैं, ये जो लाल धब्बे हैं वो पत्तियों पर दिखाई देते हैं। किस पर दिखाई देते हैं बेटा? पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर ये लाल धब्बे बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे चाय, कॉफ़ी और काली मिर्च का जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो प्रभावित होता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित चाय की फसल होती है, क्योंकि जो चाय का जो एडिबल पार्ट होता है वो पत्तियाँ ही होती है। और जब पत्तियों पर रेड रस्ट रोग हो जाएगा, लाल धब्बा रोग हो जाएगा, तो उससे चाय की जो फसल की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखना बेटा कि सिफेलुरोस वायरिसेंस एक प्रकार का शैवाल है, एल्गी है, ठीक है, और इसकी ये परजीवी के रूप में पाई जाती है और ये चाय, कॉफ़ी और काली मिर्च में रेड रस्ट रोग पैदा करती है। ये यहाँ पर अपन ने जो बुक नंबर फर्स्ट थी बॉटनी की, उसके अंदर जो यूनिट है उन यूनिटों का समराइजेशन कर लिया है कि भाई हमें यूनिट के अंदर, ये पांचों यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ों की स्टडी हमें यहाँ पर करनी है। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वायरस और बैक्टीरिया, इसके बारे में ही हम आगे स्टडी करने वाले हैं। वायरस और बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया की हम स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। वायरस और बैक्टीरिया, ये हमारी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का नाम है वायरस एंड बैक्टीरिया। बेटा वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं और बैक्टीरिया को हिंदी में, ये कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है। तो वायरस को हम बोलते हैं विषाणु, हिंदी में इससे बोलते हैं विषाणु, जबकि बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं बेटा जीवाणु। ये तो होता है विषाणु और ये होता है जीवाणु। वैसे वायरस जो होता है विष के अणु ही होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं? विष के अणु होते हैं, कण समान इनकी नेचर होती है वायरसों की। इसलिए ऐसे ध्यान रख लेना कि विषाणु कौन है? वायरस है, और जीवाणु बैक्टीरिया को बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस यूनिट के अंदर वायरस की ही बात करेंगे। सबसे पहले अपन इस यूनिट के अंदर बात वायरस की ही करने वाले हैं। वायरस, इसी की बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, जो ये महामारी जो चल रही है, कोरोना महामारी, वो इस वायरस के कारण से ही चल रही है। वो वायरस ही तो है, कोरोना वायरस। क्या नाम है बेटा उसका? कोरोना वायरस। लेकिन ये जो नाम है बेटा, कोरोना जो वायरस नाम है, ये आम भाषा में हम बोलते हैं कि कोरोना वायरस के कारण से ये महामारी चल रही है या कोई रोग हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद एक बात कर लेते हैं, ये तो आम भाषा में इसका नाम है, जबकि जो कोरोना जो वायरस है उसका जो ओरिजिनल नाम है वो है बेटा सार्स कोविड या कोव-2, ये इसका ओरिजिनल नाम है। यानी कि ये तो क्या है बेटा? वायरस का नाम है बेटा। क्या है? SARS-CoV-2, ये वायरस का नाम है। इसकी जो फुल फॉर्म है बेटा वो ध्यान रहनी चाहिए, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोव का मतलब है कोरोना वायरस, बी का मतलब वायरस और 2, ठीक है बेटा। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ये इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस का। आम भाषा में अपन कोरोना वायरस कह रहे हैं, जबकि इसका असली जो नाम है, वैज्ञानिक जो नाम है वो ये है। अब बेटा ये 2 क्या है? 2 क्योंकि सार्स को फर्स्ट पहले आ चुका है, ये उसी का म्यूटेंट रूप है, रूपांतरित रूप है बेटा, ठीक है ना। और इसकी जो स्प्रेडिंग की जो रेट है, यानी कि फैलने की या संक्रमण करने की जो क्षमता है, उस पहले वाले जो फर्स्ट था उससे ज़्यादा है। तो इसका नाम दे दिया गया, ये फर्स्ट वाले का म्यूटेंट रूप है। म्यूटेंट यानी कि उत्परिवर्तित रूप, ठीक है बेटा, जिसकी स्प्रेडिंग रेट ज़्यादा है, तो इसका नाम दे दिया 2, SARS-CoV-2, ठीक है बेटा। अब अगर बात करें कि डिजीज़ का नाम क्या है, जो कोरोना वायरस की वजह से जो डिजीज़ हो रही है, ये मैं वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो डिजीज़ का जो नाम है, डिजीज़ यानी कि जो रोग का नाम है वो बेटा, रोग का नाम है कोविड-19। क्या नाम है बेटा? कोविड-19, ये रोग का नाम है। जबकि वायरस का नाम क्या है? ये है। रोग का नाम क्या है? कोविड-19। कोविड-19 की जो फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 90,
डिजीज़ 90। बेटा 90 क्यों आया है? क्योंकि इसकी जो खोज हुई है वो 2019 में हुई है, यानी कि जो कोरोना वायरस है जो प्रकाश में आया था वो 2019 में आया था, इसलिए इसके पीछे क्या लगा दिया गया है 19। तो आपको ये थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन कोरोना के बारे में यहाँ पर दी गई है। आगे बात करते हैं अपन, अपना जो टॉपिक है, जो अपना जो सिलेबस है सब्जेक्ट का, उस पर ही आते हैं अपन को वायरस यहाँ पर स्टार्ट करना है, वायरस को पढ़ना है। तो बेटा जो वायरस है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा का शब्द है वायरस। लैटिन भाषा का शब्द इसलिए भी है क्योंकि जो वायरस की जो खोज की थी और जो नाम दिया था वो डच वैज्ञानिक ने दिया था। वायरस का जो नाम दिया था वो डच वैज्ञानिक ने दिया था, जिसका नाम है डीजे इवानोस्की। इसने इसका नाम वायरस रखा था। डच वैज्ञानिक था, ठीक है, यूरोप का वैज्ञानिक था, इसीलिए वहाँ पर लैटिन भाषा चलती है, मान्यता यूनिवर्सल वाली भाषा है, ठीक है। तो ये डच वैज्ञानिक जो डीजे इवानोस्की था उसने इसका नाम वायरस रखा था। और जो वायरस जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका जो मतलब होता है हिंदी में, जो अर्थ होता है वो होता है बेटा तरल विष। क्या होता है बेटा? तरल विष, यानी कि लिक्विड पॉइजन, ठीक है बेटा, लिक्विड पॉइजन। अभी जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में तब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसका वायरस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बेटा तरल विष। वायरस की खोज और नामकरण किसने किया था? डच वैज्ञानिक था डीजे इवानोस्की, उसने किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं वायरस में ही, वायरस जो अपना टॉपिक है इसके अंदर ही आगे बात कर लेते हैं। एक जनरल चीज़ हम पढ़ते हैं यहाँ पर, वायरियन, थोड़ी सी टर्म्स है ये वायरियन के। वायरियन होता क्या है? तो वायरियन बेटा, वायरियन जो होते हैं वो वायरस की पूर्ण संक्रमणकारी इकाई को कहते हैं। वायरियन जो कहते हैं हम, वायरस की पूर्ण संक्रमणकारी इकाई को कहते हैं। यानी कि कोई भी वायरस है उसकी एक पूरी जो संरचना होती है, पूरी जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ये वायरस की स्ट्रक्चर मैंने बना दी है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन वायरियन। होता क्या है बेटा? वायरस जो होते हैं वो कणीय प्रकृति के सूक्ष्म जीव होते हैं। होता क्या है यहाँ पर, जब ये जो सूक्ष्म जीव है वातावरण में पाए जाते हैं, और वातावरण में क्या होता है कि प्रकाश की लाइट्स भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के नेचर में जो क्रियाविधि होती रहती है, नेचर में बदलाव होते रहते हैं। तो ये जो वायरस है ये अपघटित भी होते रहते हैं। सूरज की किरणों की वजह से भी वायरस का जो ग्रुप है वो अपघटित होता रहता है। यानी कि जो टूटे हुए जो वायरस के खंड है, जैसे कि कोई वायरस है ये पूर्ण था ये वायरस, और ये वायरस क्या हुआ कि जो सनलाइट्स जो होती है उनके कारण से इस वायरस की दुर्दशा हो गई, और ये क्या हो गया बेटा? ये खंडित हो गया, ये टुकड़ों में टूट गया। ये वायरस क्या हो गया बेटा? खंडित हो गया। तो अब ये जो खंडित कण है या खंडित जो वायरस है, इसके अंदर बेटा संक्रमण की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसके अंदर, इस वायरस के अंदर संक्रमण की क्षमता नहीं पाई जाती है। लेकिन कुछ जो बच गए और जो पूरी तरीके से पूर्ण वायरस हैं, यानी कि इसके अंदर ये किसी प्रकार से इसके अंदर टूट फूट नहीं हुई है, यानी कि इसके अंदर संक्रमण की क्षमता पाई जाती है। संक्रमण की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है। तो जो संक्रमण की क्षमता जब पाई जाएगी तो ऐसे वायरस, यानी कि पूर्ण विकसित वायरस जिसके अंदर संक्रमण की क्षमता पाई जाती है, वायरियन कहलाती है। यानी कि वायरस की संक्रमणकारी इकाई, वायरस की संक्रमणकारी इकाई, वायरस की संक्रमणकारी इकाई क्या कहलाती है बेटा? वायरियन कहलाती है। वायरस की पूर्ण संक्रमणकारी इकाई क्या कहलाती है बेटा? वायरियन कहलाती है। ठीक है, ये थोड़ी सी टर्म है, पूछ ली जाती है, आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप में। आगे बात करते हैं बेटा वायरोलॉजी की। वायरोलॉजी ब्रांच है बेटा। वायरोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच है वायरोलॉजी। इसकी बात करते हैं। इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या होगी? माइक्रोबायोलॉजी की वे शाखा जिसके अंतर्गत किसी वायरस की संरचना, उसके संगठन, उसकी क्रियाविधि, उसकी रोगजनकता, उसकी जनन क्षमता या जनन या उसकी वृद्धि, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, वायरोलॉजी कहलाती है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच है बेटा। होता ये है, ये बॉटनी की ब्रांच नहीं है, वायरोलॉजी बॉटनी की ब्रांच नहीं है, ये क्या होता है बेटा? बायोलॉजी की ब्रांच है।
बायोलॉजी की ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइक्रोबायोलॉजी, और इस बायोलॉजी की जो शाखा है माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। अब वो सूक्ष्म जीव पादप सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं या जंतु सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, अमीबा वगैरह, ठीक है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही कौन सी ब्रांच आती है? वायरोलॉजी आती है, जिसके अंदर अपन वायरस की संरचना, संगठन और उसकी उपापचय क्रियाएं, जनन, वृद्धि आदि का अध्ययन करते हैं, ये वायरोलॉजी, ठीक है ना। इसी माइक्रोबायोलॉजी में जब अपन बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी भी आ जाता है, तो वो माइक्रोबायोलॉजी की शाखा है बैक्टीरियोलॉजी भी, ठीक है। तो वायरोलॉजी क्या है बेटा? एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वायरस की संरचना, संगठन, वृद्धि, जनन, ठीक है, और उसकी रोग जनकता, वायरस की जो रोग जनकता, किस प्रकार से वो रोग फैलाता है, उसका अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके बाद अपन वायरस की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। वायरस की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ये जो तरल विष वगैरह जो नाम आया था वो सब क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 3 वैज्ञानिक मेन है हिस्ट्री में। वायरस की जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर 3 वैज्ञानिकों का मुख्यतया नाम आता है। 3 वैज्ञानिक हैं, ठीक है। सबसे पहला वैज्ञानिक है डीजे इवानोस्की, डच वैज्ञानिक है, यूरोपियन कंट्री वाला, ठीक है ना, इवानोस्की, ठीक है। और 1892 के अंदर इसने वायरस की खोज की थी और उसका नाम दिया था। वायरस जो नाम है वो किसने दिया था बेटा? इवानोस्की ने दिया था। इवानोस्की ने क्या क्या काम किया? तो जो वायरस का जो नाम है वायरस, वो इसने दिया था, वायरस नाम दिया, ठीक है ना। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तरल विष होता है। इसके अलावा खोज भी इसने की थी, वायरस की खोज, और जो खोजा गया जो वायरस था वो क्या था बेटा? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। कौन सा वायरस खोजा गया था बेटा? TMV वायरस। अब इसने डीजे इवानोस्की ने क्या किया था बेटा? इसने जो टोबैको का जो प्लांट होता है, तंबाकू का जो पादप होता है, ये मान लिया अपन ने ये तंबाकू का पादप है, ठीक है ना। अब ये तंबाकू का जो पादप है ये रोगी पादप है, इस पर इस TMV वायरस का अटैक हो रखा है, ठीक है ना। और ये इसकी पत्तियां ग्रसित है रोग से, तो ये रोगी पादप है बेटा, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? रोगी पादप, ठीक है, तंबाकू का रोगी पादप है। अब इसने क्या किया डी इवानोस्की ने कि इस पादप की जो पत्तियां थी इनको काट करके इसका रस प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? रस, या जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट, रस प्राप्त कर लिया इसका। और इस रस को क्या किया? एक जो स्वस्थ पादप था पास ही में, ये पादप क्या था बेटा? स्वस्थ था। इस रस को इस पादप के पत्तियों पर छिड़क दिया। इस रस को इस रोगी जो पादप था इससे रस निकाला, और ये जो अरोगकारी स्वस्थ जो पादप था इस पर क्या कर दिया बेटा? ये स्वस्थ पादप है, इस पर क्या कर दिया बेटा? छिड़क दिया। कुछ समय बाद 10-15 दिन बाद देखने में आया कि जो ये स्वस्थ पादप था ये इसमें संक्रमण फैल चुका था इस वायरस का, और ये भी क्या हो गया बेटा? संक्रमण के कारण से ये रोगी हो गया, ठीक है ना। अब होता ये है, हुआ क्या था यहाँ पर? हुआ ये था कि जो ये रस जो लिया गया था उस रस के अंदर वायरस उपस्थित था, कणीय प्रकृति वाला, और उसके कारण से ये जो स्वस्थ पादप है वो रोगी हुआ। लेकिन तब तक क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी। दरअसल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1933 में अर्नेस्ट रस्का के द्वारा हुई थी। अर्नेस्ट रस्का खोजकर्ता का नाम है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, इससे पहले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नहीं थी। सिंपल जो कंपाउंड जो लेंस वाले जो सूक्ष्मदर्शी थे वही यहाँ पर काम में लिए जा रहे थे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1933 में हुई थी, जबकि ये जो बात चल रही है 1892 की बात चल रही है। तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तो था नहीं। तो डी इवानोस्की जब ये प्रयोग कर रहे थे तो इन्होंने एक प्रयोग और किया। इस रस को बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से छाना, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से, क्योंकि वायरस से पहले 1892 से पहले बैक्टीरिया की खोज हो चुकी थी। बैक्टीरिया को देख लिया गया था, बैक्टीरिया को देख लिया गया था। और वो कब देख लिया गया था? 1676 में, ठीक है ना। 1676 में किसके द्वारा? ल्यूवेनहोक के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? ल्यूवेनहोक। और ल्यूवेनहोक ने उसे क्या कहा था बैक्टीरिया को? एनिमल कुल्ले, है ना, एनिमल कुल्ले नाम दिया था,
ठीक है, किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक ने। तो ये बैक्टीरिया की खोज तो सिंपल से जो कंपाउंड लेंस था, ल्यूवेनहॉक ने बहुत सारे 500 से भी अधिक लेंसों का आविष्कार किया था, ठीक है। तो उससे साधारण जो कंपाउंड जो लेंस वाले जो कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इससे देख लिया था इसे तो, ठीक है ना। तो इसकी बैक्टीरिया की तो खोज हो चुकी थी, स्कोप, ठीक है, बैक्टीरिया की तो खोज हो चुकी थी, लेकिन वायरस के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इवानोस्की ने इस रस को बैक्टीरियल जो फिल्टर पेपर होता है, जो बैक्टीरिया को छानने के काम आता है, फिल्टर पेपर, उससे इस रस को छान लिया। छानने के बाद क्या किया, इसको रस को छान के स्वस्थ पादप की पत्तियों पर छिड़क दिया। तब भी 10 से 15 दिन बाद ये देखने में आया कि जो स्वस्थ पादप था वो रोगी हो गया, यानी कि उसमें संक्रमण फैला और वो पादप रोगी हो गया, ठीक है ना। तो ये इस नतीजे पर पहुंचे इवानोस्की कि ये जो रस है ये ही विष के समान है, क्योंकि इस वक्त तक केवल इनको ये पता था कि बैक्टीरिया ही पादपों में रोग पैदा करता है, ठीक है। इस वक्त तक इनको ये पता नहीं था कि बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा महीन कणीय प्रकृति वाला सूक्ष्म जीव भी है, जिसे हम वायरस अभी कह रहे हैं। तो इस रस को ही इन्होंने क्या माना कि ये रस ही तरल विष है। क्या माना इन्होंने? तरल विष से इस रस को कहा कि इस विष की वजह से ही यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्वस्थ पादप होता है वो रोगी हो रहा है। तो ये तरल विष नाम दिया। तरल विष को वही लैटिन भाषा में अपन वायरस कहते हैं, यानी कि वायरस नाम किसने दिया? डीजे इवानोस्की ने। और खोज तंबाकू मोजेक वायरस की, बाद में हम टीएमवी बोलते हैं कि टोबैको मोजेक वायरस है वो, ठीक है ना, तंबाकू पर मोजेक रोग पैदा करने वाला वायरस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं दूसरे वैज्ञानिक की। एक साइंटिस्ट और जुड़ते हैं यहाँ पर, बेंजेरिक, ठीक है। बेंजेरिक ने 1898 के अंदर यही प्रयोग दोबारा दोहराया, और इसी प्रयोग को करके, जो प्रयोग इवानोस्की ने किया था, इसी प्रयोग को करके इसने इस रस को वायरस नाम ना दे करके एक अलग ही नाम दिया, संक्रमणकारी एक अलग ही नाम दिया, जीवित तरल, संक्रमणकारी जीवित तरल। इंग्लिश में कहते हैं कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है ना। संक्रमण, केवल इसका योगदान बेंजेरिक का ये है, प्रयोग यही किया था, पर उसने उस रस को, तरल विष को वायरस नाम ना देगा, क्योंकि वायरस इवानोस्की ने दे चुका था। बेंजेरिक ने उसको कहा संक्रमणकारी जीवित तरल, कि भाई ये जो इसका जो तरल पदार्थ है वो संक्रमणकारी है और वो जीवित है, और वो जीवित जो तरल है वो दूसरे जो स्वस्थ पादप होता है उसको रोगी बना देता है। बस इसने बस इतनी सी बात कही कि जो वायरस है, वायरस को इसने संक्रमणकारी जीवित तरल नाम दिया, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड वैज्ञानिक आता है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड वैज्ञानिक जो है ये आते हैं, थर्ड जो वैज्ञानिक है ये है स्टेनले। अब स्टेनले ने क्या किया? और ये स्टेनले ने 1935 में इन्होंने क्या किया, इस वायरस को क्या किया, सर्वप्रथम क्रिस्टलाइज किया, यानी कि वायरस का क्रिस्टलीकरण करने वाले वैज्ञानिक, ठीक है। वायरस का क्रिस्टलीकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्टेनले थे। इसके लिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार। किस वायरस का क्रिस्टलीकरण किया? तो वायरस जो था वो TMV था, ठीक है ना, टोबैको मोजेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। अब बेटा क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, जिस प्रकार से हम जानते हैं पदार्थों के क्रिस्टल पाए जाते हैं, केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं, नमक वगैरह इनके। तो इन्होंने क्या किया, स्टेनले ने शुद्ध रूप से वायरस को क्रिस्टल के अंदर पैक कर दिया। शुद्ध रूप से वायरस को किसके अंदर पैक कर दिया? क्रिस्टल के अंदर पैक कर दिया। अब जो ये क्रिस्टल बना है इसके अंदर 1000 ऑफ वायरस उपस्थित थे। कितने वायरस? लगभग 1000 वायरस इस क्रिस्टल के अंदर उपस्थित थे। और इस क्रिस्टल में वायरस के अतिरिक्त
अन्य कोई सा भी कण, भले वो बैक्टीरिया हो या कोई भी सूक्ष्म जीव हो, वो कोई नहीं था। बिल्कुल शुद्ध रूप से वायरसों का एक क्रिस्टल बना और इसी प्रक्रिया को हमने क्या कहा? क्रिस्टलीकरण कहा। इसी प्रक्रिया को हमने क्या कहा? क्रिस्टलीकरण किया। किसने किया था? स्टेनले ने किया था 1935 में। किस वायरस का किया था? टीएमवी का। अच्छा, खोज भी किसकी हुई थी? टीएमवी की हुई थी। काम सारा जो हुआ टीएमवी वायरस पे ही हुआ है, टोबैको मोज़ेक वायरस पे। ये हमने यहाँ पर वायरस की हिस्ट्री जो है, वायरस की हिस्ट्री की बात कर ली है। 3 प्रमुख वैज्ञानिक है, इवानोस्की, बेंजेरिक और स्टेनले। इसके बाद हम वायरस के प्रमुख विभेदक लक्षणों को पढ़ेंगे। वायरस के प्रमुख विभेदक लक्षण, वायरस के प्रमुख विभेदक लक्षण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायरस को समझने के हिसाब से, पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वायरस की बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी हमें। वायरस के प्रमुख विभेदक लक्षण, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है वायरस की, उसके बारे में जानकारी। विभेदक लक्षण क्या होते हैं? वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में 5 नंबर का सेक्शन सी के अंदर, ठीक है ना। एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वायरस को समझने के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। विभेदक लक्षण किसे कहते हैं? ऐसे कैरेक्टर्स जो दूसरे जीव से किसी अन्य जीव को, एक जीव से दूसरे जीव को, उनके अंदर क्या पैदा करते हैं? डिफरेंट पैदा करते हैं, विभेदक लक्षण कहलाते हैं, यानी कि बिल्कुल अलग कर दे, ठीक है ना। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो एक जीव को, किसी भी सूक्ष्म जीव को या किसी जीव को दूसरे जीव से क्या कर दे? अलग कर दे, विभेदक लक्षण कहलाते हैं। तो वायरस के जो प्रमुख विभेदक लक्षण हैं, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके साइज की। साइज बहुत ही छोटा होता है, 10 मिली माइक्रोन से 300 मिली माइक्रोन के बीच में, और ये इतना छोटा है कि कण के रूप में पाया जाता है। इसकी जो प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है ना। और इतना छोटा होने के कारण इसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इसी कारण से ही तो जो इवानोस्की थे और बेंजेरिक थे, वो उस रस को जो तंबाकू की पत्तियों से उन्होंने निकाला था, उसी रस को क्या कह रहे थे कि यही संक्रमणकारी होता है, ये रस ही। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उस रस के अंदर वायरस उपस्थित था, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ ही नहीं था, क्योंकि ये तो इन्वेंट हुआ था 1933 में रस्का के द्वारा, ठीक है। तो उस वक्त उनको केवल ये लगा कि जो रस है यही संक्रमणकारी है, और उस वक्त तक बैक्टीरिया तो इन्वेंट हो चुका था, बैक्टीरिया की खोज हो चुकी थी, ल्यूवेनॉग ने कर चुका था। तो उन्होंने ये सोचा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वही रोगकारी होते हैं, या उसके आकार के जो सूक्ष्म जीव है, अन्य सूक्ष्म जीव, वही रोगकारी होते हैं, लेकिन उन्हें वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो उस रस के अंदर उनको बाद के जो वैज्ञानिक है उनको पता चला कि ये वायरस है, जिससे वो केवल ये बता रहे थे कि ये रस जो होता है वही संक्रमणकारी है, लेकिन उस रस के अंदर ये कणीय प्रकृति वाला सूक्ष्म जीव उपस्थित है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो वायरस है ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी नहीं छनता है। बैक्टीरियल जो फिल्टर पेपर होता है उससे पृथक नहीं होता है, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी ये पृथक नहीं होता है। अब बैक्टीरियल फिल्टर पेपर क्या होता है कि एक पेपर होता है, इसके अंदर सूक्ष्म रंध्र होते हैं, ठीक है बेटा, और यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये इससे होकर के नहीं गुजर सकते हैं। जबकि जो वायरस जो है वो कणीय प्रकृति वाला होता है, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। तो वायरस तो क्या होता है? कण के समान होता है, कणीय प्रकृति। तो ये क्या करता है? ये इस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी बाहर होकर के गुजर जाता है, यानी कि वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी नहीं छनते हैं, जबकि बैक्टीरिया बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से छन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा कण होता है वायरस। तीसरी बात कर लेते हैं कि परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन परजीवी भी कौन से? अविकल्पी वाले परजीवी, किसी भी पादप पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और किस प्रकार के? अविकल्पी, कोई विकल्प नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? परजीवी का मतलब तो होता है कि किसी दूसरे सजीव पर रह करके उसे रोगी बना देते हैं, ठीक है, तो इसे तो कहते हैं परजीवी। और अविकल्पी का मतलब होता है कि इनके पास विकल्प नहीं होता। अगर कोई सजीव कोशिका इन्हें नहीं मिलती है, कोई दूसरा जीव इनको नहीं मिलता है, तो ये क्या होते हैं बेटा? वैसे ही पड़े रहते हैं। कैसे पड़े रहते हैं? निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं, निर्जीव अवस्था में, ठीक है।
तो इनके पास कोई विकल्प नहीं होता किसका, पोषण का, कि ये पोषण की दूसरी विधियां अपना ले। ठीक है, हमेशा क्या रहते हैं, ये परजीवी ही बने रहते हैं। अगर इनको कोई दूसरा सजीव नहीं मिलता है तो ये वैसे ही निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, निर्जीव के समान। ठीक है, इसे कहते हैं अपन अविकल्पी परजीविता। इसी क्वालिटी को ऐसे ही बोल सकते हैं, अविकल्पी परजीविता। अविकल्पी परजीविता, इस क्वालिटी को अपन कहते हैं। ठीक है ना। चौथी बात अपन करते हैं विशिष्ट परपोषिता। अब ये भाई विशिष्ट परपोषिता क्या है, तो वायरसों के अंदर विशिष्ट परपोषिता का गुण पाया जाता है बेटा। क्या होता है विशिष्ट परपोषिता, कि कोई भी जो वायरस होता है अपने पर्टिकुलर परपोषी को ही संक्रमित करके रोगी बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टीएमवी जो वायरस होगा, जो टीएमवी वायरस होगा वो तंबाकू के पादप को ही संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है बेटा, टीएमवी वायरस हमेशा तंबाकू के पादप को ही संक्रमित करता है और इसे रोगी बनाता है, मोजेक रोग हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन जो टीएमवी वायरस है वो गेहूं को, चने को, मटर को या कोई सी भी अन्य फसल है, इसको कभी भी ये संक्रमित नहीं करता। यानी कि पर्टिकुलर वायरस एक पर्टिकुलर पादप को ही क्या करता है बेटा, संक्रमित करके उसे रोगी बनाता है। आगे बात करते हैं कि भाई जैसे कि अभी आप कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड कौन हो रहा है, मनुष्य इन्फेक्टेड हो रहा है, लेकिन कोई जीव, दूसरा जो जीव होता है वो इससे इन्फेक्टेड नहीं होता है। इसी को कहते हैं अपन विशिष्ट परपोषिता गुण, यानी कि एक पर्टिकुलर वायरस का एक पर्टिकुलर परपोषी होता है। आगे अपन बात करते हैं अनुक्रिया की। तो इसमें अनुचलन या अनुक्रिया पाई जाती है। अनुक्रिया रिएक्शन मैकेनिज्म पाया जाता है। अब अनुक्रिया किसके प्रति, अनुक्रिया का मतलब होता है कि कोई उद्दीपक है, उससे उद्दीपन प्राप्त करके उससे दूर हटना या उसके प्रभाव के हिसाब से अपने आप को ढालना। ठीक है ना, तो उसे अनुक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं अनुक्रिया में, जैसे कि ताप होता है, प्रकाश है, विकिरण है, जो सूर्य की विकिरण होती है विकिरण है, और इसके साथ साथ जो रासायनिक पदार्थ होते हैं इनके प्रति ये अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर ज़्यादा ताप हो जाएगा तो उससे दूर हटने का कोशिश करेगा, ज़्यादा विकिरणों में रहना पसंद नहीं करता, वायरस दूर हटने की कोशिश करता है तरल माध्यम में। ठीक है ना, तो विकिरण है, रासायनिक पदार्थ है, इनके प्रति ये क्या प्रदर्शित करता है बेटा, अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पर ये अम्लों के प्रति, क्षारों के प्रति और लवणों के प्रति यानी कि साल्ट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रतिरोधकता या प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। किस किस के प्रति, अम्ल के प्रति, क्षार के प्रति और लवणों के प्रति, यहाँ पर इसके अंदर प्रतिरोधकता का गुण भी पाया जाता है। छठी अपन बात कर लेते हैं। इसके बाद छठी बात यह है कि यह स्वतंत्र रूप से वृद्धि नहीं कर सकता, स्वतंत्र रूप से वृद्धि नहीं कर सकता, जनन नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की उपापचय क्रिया नहीं करता है। स्वतंत्र रूप से उपापचय क्रियाएं कुछ भी नहीं करता, स्वतंत्र रूप से वृद्धि भी नहीं कर सकता, जनन भी नहीं करता, उपापचय क्रिया भी नहीं करता। लेकिन कोई अगर इसको सजीव कोशिका मिल जाए या कोई उपयुक्त परपोषी इसको मिल जाए पर्टिकुलर, तो फिर ये क्या करता है, वो उस परपोषी की कोशिकाओं में जाकर के वृद्धि करता है, जनन भी करता है और उपापचय क्रिया भी करता है। ठीक है बेटा, होता यह है कि जो वायरस होता है किसी दूसरी जो परपोषी कोशिका होती है उसके ऊपर अधिकार जमा लेता है और अपने अकॉर्डिंग ही वो उससे एंजाइम भी बनाता है, प्रोटीन्स भी बनाता है और अपना जो डीएनए या आरएनए इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है उसका प्रतिकृतिकरण भी करवा लेता है। ठीक है, यानी कि दूसरी कोशिकाओं पर अधिकार करके उस कोशिका से ही अपने अनुकूल पदार्थों को निर्मित करवा लेता है। ठीक है ना, आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें क्या है कि जो इसकी जो संरचना होती है, वायरस की जो संरचना होती है, वायरस जो है डीएनए अथवा आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए अथवा आरएनए। ये बेटा आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए और आरएनए पढ़ा होगा आपने सीनियर सेकेंडरी में। प्लस प्रोटीन, केवल और केवल आनुवंशिक पदार्थ और प्रोटीन से निर्मित करणीय संरचना होती है। वायरस केवल किससे बनकर बना होता है, डीएनए अथवा आरएनए
प्लस प्रोटीन, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये और किसी भी प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल जो कोशिका होती है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कोशिकांग भी होते हैं, कोशिका झिल्ली और विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती है, लेकिन इसकी संरचना में केवल आनुवंशिक पदार्थ है और प्रोटीन है। आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है ना, तो इस आगे बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये अकोशिकीय होता है। क्या होता है ये, अकोशिकीय। अकोशिकीय का मतलब होता है बेटा कि इसके अंदर अकोशिकीय, भाई कोशिका समान संरचना है ही नहीं ना, कोशिका द्रव्य इसके अंदर नहीं है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनल्स नहीं है, केवल आनुवंशिक पदार्थ और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वायरस क्या होता है बेटा, अकोशिकीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर जीव द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल नहीं है, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनल्स जो होते हैं अंगक, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, गोल्जी बॉडी है, आदि जो अंगक होते हैं कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले, वो ऑर्गेनल्स भी इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोशिका थोड़ी है, ये तो अकोशिकीय जीव है। कौन सा जीव है बेटा, अकोशिकीय जीव है। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमें पता है कि जो वायरस जो होता है, अगर इसको कोई सजीव कोशिका मिल जाए तो फिर तो ये सजीव के समान व्यवहार करने लगता है। ठीक है, वृद्धि भी करेगा, जनन भी करेगा, उपापचय क्रिया भी करेगा। लेकिन अगर इसके पास कोई सजीव कोशिका नहीं है तो फिर ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। तो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है जब इसके पास क्या नहीं है, कोई सजीव कोशिका नहीं है, तो ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है और निर्जीव गुण को प्रदर्शित करता है, निर्जीव गुण को प्रदर्शित करता है। तो नौवा जो अपन का पॉइंट है वो एक तरह से है योजक कड़ी। ये योजक कड़ी माना जाता है, योजक कड़ी। योजक कड़ी का तात्पर्य होता है सजीव और जो निर्जीव है उनके बीच, वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होता है। यानी कि वायरस के अंदर निर्जीव पदार्थों के समान भी गुण पाए जाते हैं और सजीवों के समान भी गुण पाए जाते हैं। देखते हैं अपन कि भाई जो परपोषी होता है अगर वो उपस्थित है तो ये फिर वृद्धि भी करेगा, जनन भी करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होगा, एंजाइम भी बनाएगा, उससे बनवाएगा, भले ही खुद नहीं बनाता, प्रोटीन्स भी बनाएगा। लेकिन अगर सजीव कोशिका अवेलेबल नहीं है तो ये वैसे ही पड़ा रहता है निष्क्रिय अवस्था में। एक नॉलेज और बता देता हूँ कि जो टीएमवी वायरस होता है ना, वो मलबे के ढेर में 50 वर्षों तक जीवित रह सकता है। कितने वर्षों तक बेटा, 50 वर्षों तक जीवित रह सकता है। यानी कि ये इनका निर्जीव गुण भी होता है। आगे नेक्स्ट बात करेंगे अपन जो वायरस की जो प्रकृति होती है उसका नेचर क्या है। तो ये सजीवता और निर्जीवता के बारे में बात करेंगे अगले टॉपिक के अंदर। अगला टॉपिक अपना है वायरसों की प्रकृति। वायरसों की प्रकृति, नेचर ऑफ वायरस, वायरसों की प्रकृति। तो वायरस जो होते हैं दो रूप में मिलते हैं, सजीव और निर्जीव। क्योंकि अपन ने कहा है कि जो वायरस होते हैं वो सजीव रूप में पाए जाते हैं और निर्जीव रूप में पाए जाते हैं। क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी वायरस को माना जाता है। यानी कि इसके अंदर सजीवता वाले गुण भी पाए जाएंगे और निर्जीवता वाले यानी कि निर्जीव गुण भी पाए जाएंगे। तो इसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। वायरसों को कहा अपन ने सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, तो इसकी डिटेल स्टडी अपन कर लेते हैं कि इसके सजीव गुण क्या है और निर्जीव गुण क्या है। तो अपन बात करते हैं बेटा, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ सजीव गुणों के बारे में। सबसे पहले अपन वायरस के सजीव गुण और इधर की तरफ लिख लेंगे अपन निर्जीव गुणों के बारे में। ठीक है बेटा, ये सजीव गुण और ये वायरस के निर्जीव गुण। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सजीव गुणों के बारे में। तो सजीव गुण क्या क्या हो जाएंगे कि ये किसी परपोषी के भीतर वृद्धि करता है। अब वृद्धि तो किसका लक्षण है, सजीवों का लक्षण है। जनन का भी कार्य करता है और इसके अंदर उपापचय क्रिया भी होती है। लेकिन वो किसके अंदर होती है, किसके अंदर होती है बेटा, किसी परपोषी कोशिका के अंदर। ठीक है ना, तो स्वतंत्र रूप से तो नहीं करता, लेकिन किसी परपोषी कोशिका के मिल जाने पर वृद्धि भी करता है उसके अंदर, जनन भी करता है और उपापचय क्रिया भी करता है।
सेकंड अपन बात कर लेते हैं सजीव गुण के कि इसके अंदर बेटा डीएनए और आरएनए पाया जाता है, डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है और प्लस प्रोटीन भी पाई जाती है। अब डीएनए वगैरह का पाया जाना ये सजीवता का लक्षण है कि नहीं है? सजीव कोशिकाओं के अंदर डीएनए आरएनए आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है। तो ये सजीवता का लक्षण है कि इसके अंदर डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं अपन। इसके अंदर डीएनए आरएनए के अंदर रेप्लिकेशन पाया जाता है। डीएनए आरएनए के अंदर जो होता है रेप्लिकेशन होता है, ये सजीवता के लक्षण है। ठीक है। चौथा, विशिष्ट परपोषिता का गुण। विशिष्ट परपोषिता का गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है, पढ़ रहे थे अपन विभेदक लक्षणों में। और इसके अलावा अविकल्पी परजीविता, यानी कि ये परजीवी होता है, तो ये भी किसका लक्षण है? सजीव लक्षण है। अविकल्पी परजीविता इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। छठा पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर उत्परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, उत्परिवर्तन की क्षमता पाया जाना। ठीक है। इसके अंदर क्या पाई जाती है बेटा? उत्परिवर्तन की क्षमता। अब उत्परिवर्तन की क्षमता तो किसके अंदर पाई जाएगी? कोई भी जो सजीव कोशिका है उसी के अंदर तो उत्परिवर्तन देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा उत्परिवर्तन सर्वाधिक मात्रा में वायरसों के अंदर ही होता है। ठीक है। वायरसों के अंदर ही सबसे ज़्यादा उत्परिवर्तन होता है, यानी कि जो महामारियाँ आती है वो जनरली जो आती है जिस सूक्ष्म जीव की वजह से आती है वो वायरस की वजह से ही आती है। तो सबसे ज़्यादा उत्परिवर्तन की क्षमता अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले किस जीव में होती है तो वायरस के अंदर ही होती है बेटा। ठीक है ना। तो उत्परिवर्तन की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा वो वायरस के अंदर ही होती है। ठीक है बेटा। इसके अलावा अपन को पता है कि ये अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब अनुक्रिया कौन प्रदर्शित करेगा? जो सजीव होगा। ताप प्रकाश गुणों में पढ़ा था, ताप प्रकाश और विकिरणों और रासायनिक पदार्थों के प्रति ये क्या प्रदर्शित करते हैं? अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब कोई भी पदार्थ है, अगर हमने जैसे कि एक नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि ज़्यादा तेज प्रकाश है और हमने कोई निर्जीव पदार्थ को तेज प्रकाश में रखा तो वो चल के कम प्रकाश की ओर थोड़ी आता है। ठीक है ना, क्योंकि वो निर्जीव है। लेकिन क्या होता है कि जो वायरस होते हैं वो अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा ताप में या ज़्यादा प्रकाश में ना रहे, क्योंकि सूर्य का जो ज़्यादा प्रकाश होता है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है वायरस को। ठीक है। तो अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब इनके अंदर सजीव गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसमें संक्रमण की क्षमता पाई जाती है। 8वां पॉइंट बात करते हैं, इसमें संक्रमण क्षमता पाई जाती है। रोगी बना रहे हैं ना बेटा, ये किसी दूसरे सजीव को क्या बना रहे हैं? रोगी बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर संक्रमण क्षमता पाई जाती है। और रोगी कौन बनाता है भाई? जिसके अंदर सजीव कैरेक्टर होते हैं। कोई भी पदार्थ है वो अपना आप रोगी बना देता है क्या? कोई निर्जीव पदार्थ रोगी बनाता है? ये मारकर मुझे रोगी बना सकता है? नहीं बना सकता। ठीक है। निर्जीव पदार्थ कभी भी रोगी नहीं बनाते, जबकि इसके अंदर संक्रमण क्षमता पाई जाती है और ये रोगी बनाता है। इसका मतलब इनके अंदर कौन से गुण है? सजीव गुण है। अब अपन बात कर लेते हैं कि निर्जीव गुण क्या क्या है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात है कि ये स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकते? ग्रोथ नहीं कर सकते। स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकते? वृद्धि नहीं कर सकते। स्वतंत्र रूप से वृद्धि, ये इसका निर्जीव गुण है। जनन भी नहीं कर सकते स्वतंत्र रूप से, और उपापचयी क्रिया भी नहीं कर सकते। उपापचयी क्रिया, जब तक इनको कोई पर्टिकुलर कोई अच्छी कोशिका उपयुक्त प्रपोषी नहीं मिल जाए तब तक ये क्या नहीं करते? वृद्धि जनन और उपापचय क्रिया नहीं करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से वृद्धि जनन उपापचय क्रिया नहीं करते हैं, ये इसका निर्जीव लक्षण है। पड़े रहते हैं वैसे ही। ठीक है ना। मैंने कहा जो टीएमवी वायरस है 50 सालों तक निर्जीव अवस्था में मलबे के ढेर में पड़ा रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता, क्योंकि ये तो कोशिका है ही नहीं, अकोशिकीय जीव है। तो ये अपन बात करते हैं भाई कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता। और कोशिका द्रव्य जीवन की इकाई कहा जाता है। जीवन की इकाई कोशिका द्रव्य को कहा जाता है जीवन की इकाई। जब कोशिका द्रव्य ही नहीं है तो जीवन ही नहीं है, तो जीवन की इकाई ही नहीं है इसके अंदर। कोशिका द्रव्य का नाम है जीवन की इकाई। जीवन की इकाई कहते हैं कोशिका द्रव्य को, क्योंकि किसी भी कोशिका के अंदर जितनी भी उपापचय क्रियाएं या जो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही होती है। ठीक है। बाहर से रॉ मटेरियल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और वहां पर कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होती है? विभिन्न प्रकार की रिएक्शन होती है, और जो कोशिकाएं होती है वो अपने अनुकूल पदार्थ का निर्माण करती है। तो कोशिका द्रव्य ही नहीं है, जीवन की इकाई नहीं है, तो ये निर्जीवी तो हुआ। ठीक है। तीसरी कंडीशन अपन देखते हैं, इसके अंदर देखो कोशिका द्रव्य भी नहीं है, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग अनुपस्थित, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग अनुपस्थित। इसमें किसी भी प्रकार के कोई कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं।
ठीक है ना, केवल डीएनए आरएनए और प्रोटीन को छोड़ दो। कोशिकांग का मतलब यहाँ पर ना तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ना इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कोशिकांग कुछ भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल नहीं है। चौथी कंडीशन है अपन के पास विभिन्न प्रकार के कोशिकांग इसमें उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है ना। चौथी कंडीशन है अपने पास इसका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, ठीक है। इसका क्या किया जा सकता है बेटा, क्रिस्टलीकरण। और क्रिस्टलीकरण तो हमेशा किसका होता है, निर्जीव पदार्थों का होता है। यानी कि वायरसों को अपन ने क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा करके रख सकते हैं, क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। और हमेशा होता ये है कि सजीवों का क्रिस्टलीकरण कभी भी नहीं किया जा सकता, वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये एकमात्र सूक्ष्म जीव है जिसका क्या किया जा सकता है बेटा, क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, और ये जीवित भी रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण से हम कह सकते हैं ये जो 4 कारण हैं इनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो वायरस होता है उनके अंदर निर्जीव गुण पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो 8 कारण अपन ने लिखे हैं कि वृद्धि जनन उपापचय क्रिया कर सकता है, ये किसी कोशिका के अंदर डीएनए आरएनए प्रोटीन भी पाया जाता है, डीएनए आरएनए में रेप्लिकेशन भी होता है कोशिका के अंदर, किसी उपयुक्त कोशिका के अंदर विशिष्ट परपोषिता गुण पाया जाता है, अविकल्पी परजीविता होती है इसके अंदर, उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, अनुक्रिया ताप प्रकाश रासायनिक पदार्थों के प्रति दर्शाता है, और इसके अंदर किसी पादप को या किसी जंतु को रोगी बनाने की क्षमता पाई जाती है, यानी कि संक्रमण क्षमता पाई जाती है। तो ये कौन से गुण हो गए बेटा, सजीव गुण हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वायरस की संरचना, जो कि अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।